डिस्कशन करेंगे। 5 अगस्त को आया था। पहला क्या है, जो ओवर ट्यूनिंग हुआ है आर्टिकल 370, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या ज़रूरत है, और थर्ड वन बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत बात हो चुका है। ठीक है, ये क्या क्या होगा, ये सभी चीज़ हम लोग करेंगे इसी एडिटोरियल में। फाइन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं ये 3 एडिटोरियल, फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो 3 एडिटोरियल का मिक्सचर है। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखो यहाँ पे सिलेबस भी बता चुके हैं कि पहला जो एडिटोरियल है ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है, वो देख लेना, सेकंड नंबर पे फॉलो होता है। नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक। देखो ये तुम लोग को थोड़ा बताने के लिए पुराना एडिटोरियल को थोड़ा लिया गया है समझाने के लिए कि गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 6 अगस्त 2019, जो 6 अगस्त को 2019 को जो गैजेटेड नोटिफिकेशन आया था। गैजेटेड नोटिफिकेशन क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन देता है तो उसको बोलते हैं गैजेट नोटिफिकेशन, जिसमें ऑथेंटिक वैल्यू होता है। ठीक है, बोलते हैं ना गैजेटेड ऑफिसर से अपना वो कराना चाहिए, सिग्नेचर कराना चाहिए, अटेस्टेड कराने के लिए गैजेटेड ऑफिसर के पास पहुंचते हो। गैजेटेड ऑफिसर मतलब क्या होता है, जिसके पास पावर होता है। तो ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है, यानी कि ये नोटिफिकेशन का अहमियत बहुत ज़्यादा होता है, इसको ओवरट्यून नहीं कर सकते आप। अब देखो ये समझो, इसमें क्या किया गया था। इन एक्साइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 रीड विथ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370 of the Constitution of India, the President on the recommendation of Parliament in place to declare as from इतना will set operated। क्या बोला है कि ये तुम्हारा आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। यही गैजेटेड तुम्हारा गैजेटेड नोटिफिकेशन निकला था उस समय। और ये बोला गया है कि देखो सेकंड नंबर देखो, ऑल प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शेल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो आर्टिकल 370 हटने से क्या हुआ, इसका एब्रोगेशन के बाद क्या हुआ कि जितने भी भारत के संविधान से जो भी प्रोविजन है अब सब पूरा लागू हो जाएगा तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर पे। पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर पे केवल एक अलग ही संविधान था आर्टिकल 370 के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का बहुत सारा प्रोविजन, संविधान का प्रोविजन वो वहाँ पर लागू नहीं होता था। अब ये क्या है कि जैसे ही ये इसको एब्रोगेशन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया वहाँ से, तो अब जितने भी इंडिया से जो भी संविधान है टोटल लागू होगा तुम्हारा आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। ठीक है, अभी जम्मू एंड कश्मीर का स्थिति कुछ अलग है, जम्मू एंड कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, यानी कि दोनों ही यूनियन टेरिटरी पे जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो सभी चीज़ इंप्लीमेंट होंगे यहाँ पे। करेक्ट। अब देखो न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ अगस्त 2019, उस समय का बात क्या था, तो तुम लोग के पास शायद ये एडिटोरियल नहीं होगा, ये आर्टिकल हम जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि पुराना है। ये समझो कि इसमें बहुत सारा चीज़ बताया, जैसे आर्टिकल 370 क्लॉज 1C था, शायद तुम लोग के पास नहीं होगा, ये में भी है। अच्छा है, तो देखो इसमें क्या बोला गया था कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 क्या है, ये केवल संविधान जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 370 क्लॉज 1 क्लॉज D, ये क्या था, इट स्टेट दैट अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर विद सच मॉडिफिकेशन एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई। यदि प्रेसिडेंट चाहे तो कोई संविधान का, इंडियन संविधान का कोई चीज़ लागू कर सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तभी, नहीं तो वरना नहीं होगा। यानी कि बाय वर्चुआ नहीं हो रहा है कि संविधान बन गया हर जगह पर लागू नहीं हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं रहा है। यदि सब इंडिया का संविधान लागू करना है जम्मू एंड कश्मीर पर, तो उसका प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। तो प्रेसिडेंट कितना कुछ करेगा हर एक चीज़ के लिए, इसका मतलब पूरी तरह से इम्यूनिटी था जम्मू एंड कश्मीर को। अब देखो दूसरा देखो कि आर्टिकल देखो यहाँ पे दिक्कत क्या था कि आर्टिकल 370 क्लॉज 1 क्लॉज D देखोगे, रिक्वायर्ड दैट प्रेसिडेंट सिक्योर द कंकरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बिफोर यूजिंग ऑर्डर। यदि ऐसा ऑर्डर पास करना है कि भारत का संविधान का कुछ प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर लगा, उसके लिए तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट का भी इजाज़त लेना होगा, उसका भी परमिशन लेना होगा। तो देख रहे हो कितना जटिल प्रोसेस था ये, है ना। अब यदि हम बात करें आर्टिकल 370 का बात करें, तो आर्टिकल 370 का यदि हम बात करें, इट स्टेट दैट प्रेसिडेंट कैन इश्यू अ नोटिफिकेशन मेकिंग होल ऑफ आर्टिकल 3 इनऑपरेटिव। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में ये भी डाला गया था कि प्रेसिडेंट चाहे तो पूरा आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर सकती है। आर्टिकल 370 के अंदर आर्टिकल क्लॉज 1 भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, हर एक चीज़ आ जाएगा, इसको इनऑपरेटिव किया जा सकता है। मगर शर्त ये क्या है कि इफ सच अ रिकमेंडेशन इज मेड टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये पास करके दे प्रेसिडेंट को, तभी ये इनऑपरेटिव हो सकता है। मगर ये तुम देखो कि 1960s में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्व कर दिया गया। बात समझे ना, जैसे हमारे भारत में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको भी डिसॉल्व करके पार्लियामेंट बना दिया गया, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको रद्द कर दिया गया 60s के टाइम में।
तो अब तो बहुत बड़ा चिंता था कि अब तो वो पार्टी वो बॉडी है ही नहीं, तो कैसे इजाज़त लेंगे वहाँ से। अब देखो यहाँ पे एक इथिकल इशू आया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम तो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली कर ही रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली। मगर आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो उस समय आर्टिकल 370 को हटाने के वक्त क्या था, तो वहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट रूल था। तो प्रेसिडेंट रूल था, इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो गया। प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव खत्म, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है। अब प्रेसिडेंट के अंदर आया तो क्या हुआ कि अब जो भी स्टेट का लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो बात समझे कि कैसे तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात कैसे भारत का पार्लियामेंट तक बात पहुंचा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं था। बात समझ में आया तुम लोग को। ये भारत का संविधान में कोई संशोधन नहीं था। भारत के संविधान में भी कोई संशोधन करना होता है तो पार्लियामेंट से ही कोई होता है, पारित होता है, विधेयक पारित होता है, एक्ट और बिल बनता है, उसके बाद एक्ट बनता है। मत तुम लोग ये मत सोचना कि पार्लियामेंट में गया है तो पार्लियामेंट में जाने का तरीका ये है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से इजाज़त लेना होता था प्रेसिडेंट को, मगर वो एब्सेंट था। वो एब्सेंट था तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर आया बर्डन, मगर वो भी एब्सेंट है क्योंकि गवर्नर रूल है, तो डायरेक्ट बात हो गया प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के अंदर पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, तो इसलिए पार्लियामेंट से वो लॉ बन के जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म हुआ है। बात समझे इसमें लीगलिटी। हाँ 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 1960 में डिजल्व नहीं हुआ, 60 के दशक में डिजल्व हुआ। हाँ ठीक है, सॉरी 60 बोल रहे, सॉरी 1957 में डिजल्व हुआ, ठीक है, नीचे लिखा है, ठीक है, 60 का दशक बता दिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर हाउएवर डिजल्व इटसेल्फ इन 1957, सॉरी 60s नहीं है, 57 में ही डिजल्व हो गया था। तो जाहिर सी बात है ये लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ जाएगा, और वही बात जो बता चुके हैं, ठीक है, कर दिया बिल्कुल। अब देखो ये तुम्हारा, हम तुम लोग को नहीं दिए ये चीज़, ठीक है, एक चीज़ नहीं दिए, केवल सुनना है तुम लोग को, ठीक है, एक चीज़ तुम लोग को सुनना है। देखो अब इसमें क्या है कि अच्छा पहले ही बता चुके हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। बोले ना कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ये बात कर चुके हैं ना। ये भी भारत के संविधान में कैसे आता है, तो क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 370, ये तुम लोग को नहीं जानना था क्योंकि ये सब चीज़ को कोट नहीं करना है। तुम थोड़ा इसका लीगलिटी देख लो कि संविधान में किस तरह बना था, वहाँ पे नहीं होगा तुम लोग के पास, खाली वर्ड सुनना, वर्ड सुनोगे हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ये नहीं भेजा है तुम लोग को। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिक्वायर्ड टू अल्टर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। वही बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात बहुत जरूरी था जम्मू एंड कश्मीर का, तभी जाके आप आर्टिकल 370 को हटा सकते थे, ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1957 में डिजल्व हो गया, ये बता चुके हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि अमेंडमेंट टू आर्टिकल 360 से फॉर राइट इंटरप्रिटेशन बाय यूजिंग, अब आर्टिकल 370 क्लॉज 1D को ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या किए, आर्टिकल 367 में थोड़ा सा संशोधन लाए। 367 में ही संशोधन लाओगे तभी तुम्हारा आर्टिकल 370 को ठीक से तुम दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो संशोधन लाए थे इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एक नया क्लॉज जोड़ दिए आर्टिकल 367 क्लॉज 4 क्लॉज D। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, इसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह माना जाए यदि डिजल्व हो गया तो, ये हम बता चुके हैं। हाँ 367 बोलता है, क्यों, क्योंकि 370 को ठीक से समझना है तो 367 में तुमको वो करना पड़ेगा, संशोधन करना होगा, ठीक है। एज पर द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, जानते हो कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर था, तो ये पार्लियामेंट गेट्स लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट के पास वो पहुंच गया, बात जो बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे तुमको नहीं भेजे ये चीज़, हम बता चुके हैं मुझसे, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। अब ये समझो कि 1 ईयर ऑफ ओवर ट्यूनिंग आर्टिकल 370, जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, तो इससे तुम देखो कि क्या क्या चीज़ इंप्रूव हुआ है गवर्नमेंट के वर्जन में। सरकार बोल रही है, सरकार ये अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रही है तुम लोग के सामने में, पब्लिक के सामने में। सरकार तो अपना चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलेगी ही, किसी को तो दिक्कत नहीं है इस बात से, ऐसा ही होता है सरकार, ये सरकार का पक्ष है और इसका काउंटर व्यू थोड़ी देर में आएगा। तो सरकार क्या बोलती है कि 36 यूनियन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में विजिट किए थे एज ए स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम, वहाँ पे जाके पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मिनिस्टर कंडक्टेड ओवर 100 मीटिंग्स इन 60 लोकेशन इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स। ये सभी कभी मेंस में नहीं लिखना है ये सभी चीज़, ठीक है, ये सब चीज़ को नहीं लिखते हैं, गधा लोग तुम लोग मत लिख देना ये मेंस में, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का पक्ष है, गवर्नमेंट का पक्ष को कभी भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है।
तो क्या है कि मिनिस्टर ने क्या किया, 100 मीटिंग्स किए, ठीक है, 60 लोकेशन में किया, 12 डिस्ट्रिक्ट में बात हुआ था। पीपल वेर फ्रस्ट्रेटेड एट बीइंग यूज्ड एज अ पाउंस बाय द नॉन स्टेट एक्टर, वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर यानी कि टेररिस्ट ग्रुप, बुआन वानी का जो बात हुआ था, वहाँ हाँ था ना, टेररिस्ट ग्रुप का, मिलिटेंट ग्रुप का, ये लोग क्या नॉन, इसी को बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। इंटरनल सिक्योरिटी का बात बता रहे हैं बाबू तुम लोग को, इंटरनल सिक्योरिटी में तुम्हारा नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, जैसे नक्सलाइट्स हो गया, नक्सलाइट भी तुम्हारा क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब क्या कि स्टेट में रह के वो बहुत स्टेट के लिए गलत काम कर रहा है, पीस एंड ऑर्डर में वो क्या कर रहा है, एक तरह से बाधा डाल रहा है वहाँ पे, बात समझ रहे हो तुम लोग। तो यही बोला है कि पीपल बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, गवर्नमेंट वर्जन क्या है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि पीपल बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बाय नॉन स्टेट एक्टर्स से और टेररिस्ट ग्रुप से, ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू एरा, और इसलिए वहाँ के लोग, वैली वाले जो लोग हैं वो देख रहे थे कि पीस कब आए, प्रोग्रेस कब आए, प्रोस्पेरिटी कब आए, ठीक है। देयर वाज नो ब्लड सेड, और एक साल में देखा जाए तो कोई ब्लड सेड ज़्यादा नहीं हुआ है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिवोकेशन, एंड दिस इज ड्यू टू द ओवरवेलिंग पब्लिक सपोर्ट। यदि ब्लड सेड नहीं हुआ है इसका मतलब पब्लिक सपोर्ट मिला है, तभी ब्लड सेड नहीं हुआ है। बोलता है कि आर्टिकल 370 से हटने से पहले कश्मीर में एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था, मगर अब ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट हो गया, क्योंकि भारत का संविधान पूरा लागू हो गया। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ओवर ट्यूनिंग करने से पहले एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था कश्मीर में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी कुड नॉट बी अप्लाइड, और ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये अनटचेबिलिटी, ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, मगर अब अप्लाई हो गया, बिल्कुल, ठीक है, अब अप्लाई हो गया। और देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीज़ किया 80,000 करोड़ का पैकेज रिलीज़ किया था अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना होते हैं उसके हिसाब से राशि देना होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपया उसको दिया गया। 2 एम्स का बात हुआ है वहाँ पे कि अप्रूव कर दिया गया, 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बनेंगे, जो कि अच्छा बात है, डेवलपमेंट है, बिल्कुल। और 2 एम्स है, 1 एम्स तुम्हारा लद्दाख में बनता है, 1 एम्स इधर बनता है, ठीक है, जो अप्रूवल मिला है, क्योंकि लद्दाख भी पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था ना, ठीक है। सेवरल लद्दाख में भी देखो, मैं बताता हूँ तुमको, यदि तुम पार्लियामेंट का स्पीच देखे हो उसका, चिरिंग का, नामगेल चिरिंग का, जो बहुत अच्छा आर्टिकल 370 हटा था, तो उसका 22 या 23 मिनट का स्पीच पार्लियामेंट का है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ देख लेना, बहुत अच्छा प्रभावी स्पीच दिया था उसने। उसमें बोला कि कैसे 1 एम्स वहाँ लद्दाख में बना है, ठीक है। और मगर ये क्या है, ये जो 2 एम्स है, ये 2 एम्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिया गया है, पहले लद्दाख में एक भी एम्स नहीं था, वो भी 1 एम्स मोदी जी के नेतृत्व में भी आया है, इसमें मोदी जी काम किए हैं लद्दाख वाले लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि लद्दाख बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसको लेके, चाइना को लेके, ठीक है, गलवान वैली सबको लेके, समझना होगा तुम लोग को ये बात। तो वहाँ पे भी ये दिए थे, और भी बहुत सारा चीज़ काम किए हैं। और ये जो 2 एम्स का बात करें, ये पर्टिकुलरली हम जम्मू एंड कश्मीर इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज़ कर दिया 2 एम्स और मेडिकल कॉलेज को अप्रूव करने के लिए, हाँ 2 एम्स हैव बीन अप्रूव्ड, ये दोनों के लिए, एक्चुअली ये दोनों के लिए है, ये जम्मू एंड कश्मीर अभी ने तुम्हारा अलग बन गया, मैं ये एरिया तो दोनों एक ही था, एक्चुअली अप्रूव्ड हुआ है एम्स। वही मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी से पहले लद्दाख में कोई एम्स नहीं आया था, अप्रूव नहीं हुआ था, मोदी जी ही अप्रूव किए थे ये चीज़ को, इधर बना ना, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ठीक है, सेवरल प्रोजेक्ट्स वेयर लैंग्वेज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्या है कि लटके पड़े थे, मगर वो फास्ट ट्रैक में आप काम कर रहे हैं। और एक उस प्रोजेक्ट में शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट देख सकते हो, शाहपुर ये तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का ही है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो सरकार चलाता था, तो ये लोग पूरा पैसा खाता था, फंड को अंदर खा देता था पैसा, क्योंकि सरकार उसको ठीक से देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि प्रोटेक्शन मिला था आर्टिकल 370 के द्वारा। गवर्नमेंट वर्जन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से नहीं बोला, गवर्नमेंट ये बोलती है ऐसा, ठीक है। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको फास्ट ट्रैक किया गया है। फास्ट ट्रैक करने का एक एग्जांपल तुम्हारा क्या है कि ये डैम भी बना है, शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट को स्पीड करने का प्रयास किया गया है। टेरर इंसिडेंट देखो 37% डिक्रीज़ हुआ है। सिविल इंजरीज, जो सिविल लोग वहाँ पे मरते थे, वो 75% रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले लोग 100 मर रहे थे तो अब 25 लोग मर रहे हैं, मतलब इंजरी हो रही है, मर नहीं रहे, इंजोर हो रहे हैं। द डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस बाय 52%, पहले 100 मरते थे तो अब केवल 48 मर रहे हैं, 52 बच रहे हैं, ठीक है। जानते हो कि बहुत सारे मरते थे हमारे जवान वहाँ पे, 75% डिग्री हुआ सर, हाँ 100 में पहले 100 हो रहा था, 25 भी हो रहा, हाँ ठीक है। तो ये इंजरी जो वहाँ सिविलियन इंजरी होता था ना जी, 75%
ट्राल वंस अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, बोले ना इस नाउ विदाउट अ सिंगल टेररिस्ट। अब बोला कि ये जो वहाँ का जो टेररिस्ट ग्रुप था, चाहे बारामूला टोडा डिस्ट्रिक्ट का हो, ठीक है, इसमें भी बहुत रिडक्शन हुआ है। डेटा पे मत जाओ, वहाँ पे जो भी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा था पहले, ठीक है, वो बहुत रिड्यूस हुआ है एज़ पर द गवर्नमेंट वर्जन, ठीक है। देयर इज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, बहुत तरह हुई था 72 डिग्रीज इन सच इंसिडेंट, यानी कि मैसिव रिफॉर्म्स आया है देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में बहुत सारा आया है। हुआ कुछ नहीं है बाबू, बहुत दिक्कत है अभी भी कश्मीर में, ठीक है। 2 मेजर इश्यूज है पॉइंटेड आउट बाय क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या बोले, नहीं बहुत दिक्कत है कश्मीर में। अभी तुम्हारा लॉकडाउन 3 महीना लगा, 4 महीना लगा, तो तुम लोग इधर खकुआ गया है, तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है कि सर इतना प्रॉब्लम हो गया है। ये लोग 1 साल ऐसी तब पड़ा हुआ है, तो क्या आरोप होगा। तुम्हारे पास एक विकल्प है कि तुम लोग नेट चला के भी तुम अपना झूठ मूठ का जो भी चीज़ करना है, जैसे ये कर रहा था, ये भी कर सकते हो। मगर उसके पास तो नेट भी नहीं है, करे तो क्या करे। हाँ ठीक है, तो समझो कि ये लॉकडाउन बेचारा 1 साल, और उसके बाद तुम लोग का अभी क्या है, इंटरनेट सुविधा है कि नहीं है, घर में कुछ नहीं तो नेट पे बैठे रहो, टाइम पास करो, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वही बोला है कि पहला देखो क्रिटिक्स क्या बोला है कि पहला दिक्कत है कि अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अनचेक मतलब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये भी तुम्हारा संविधान का ही एक हिस्सा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ये कि आप संदेह के नाम पे किसी को अरेस्ट कर ले रहे हैं, पहले ही अरेस्ट कर ले रहे हैं। एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, ठीक है, पुराने स्टूडेंट को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, तुम अपने माँ जी से ही बात कर सकती हो इसके बारे में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आपको संदेह है कि ये आने वाले समय में कुछ गलत काम कर सकता है, तो उसी बेसिस पे आप उसको डिटेन कर लेते हैं, मगर उसके बारे में आपको एविडेंस में नहीं मिला है। जैसे टेररिस्ट ग्रुप को तुम पकड़ लेते हो, क्या ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे ऑफेंडर हो गया, हुआ हैबिचुअल ऑफेंडर, मान लो लेट से हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो बार बार मिस्टेक करता है, बार बार गलती क्राइम करता है, तो उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तुम जेल में डाल देते हो कि अगला वाला कोई गलती ना करे। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि तुम मिस्टेक कर दिए हो, अब तुमको मिस्टेक के आधार पे तुमको डाला जाएगा जेल में। तो समझ गए, ये मिस्टेक नहीं किए हो मगर चांसेस है कि तुम मिस्टेक करोगे। तो वही नंबर 1 देखो, वही है कि अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जो तुम्हारा कश्मीर वैली में इतना ज़्यादा तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ, जैसे कि हाउस अरेस्ट करवा दिए वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे। महबूबा को क्या है, हाउस अरेस्ट करवा दिए, फारूक अब्दुल्ला को क्या है, हाउस अरेस्ट करवा दिए। तो यही तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि उसको यदि हम छोड़ देंगे तो फिर से वैली में आग उगल देगा। माँ ये तो फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अब बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, अब करना भी जरूरी था, यदि नहीं करते तो फिर वैली में अशांति ला देता, ठीक है। और 1 साल से ये लोग हाउस अरेस्ट में ही पड़ा हुआ है लोग, तो ये भी तो दिक्कत है। ठीक तो है मगर एक तरह से फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन कमीशन का भी बात आ जाता है, समझे बात। तो नंबर 1 क्या देखो, जो अनचेक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हाउस अरेस्ट, चाहे हाउस अरेस्ट का बात हो, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन इन जेल का बात हो, ठीक है। ये तुम्हारा वैली में हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर में। और एक ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है, प्रॉब्लम है, चाहे फंडामेंटल राइट्स को लेके हो चाहे ह्यूमन राइट्स को लेके हो, ठीक है। सेकंड देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है हाउस अरेस्ट का इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्रिमिनल मैनुअल, हाउएवर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ बिल्डिंग और हाउस एज अ सब जेनरल। अब ये क्या बोला कि जो हाउस अरेस्ट करते हैं, ये क्रिमिनल मैनुअल में जहाँ से हम पावर डिराइव करते हैं उस मैनुअल में कहीं नहीं लिखा है हाउस अरेस्ट के बारे में। मगर स्टेट के पास, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो भी स्टेट के पास पावर होता है कि जब आप हाउस अरेस्ट करवाते हैं किसी को, तो आप हाउस अरेस्ट को आपको डिक्लेयर कर देना है कि ये एक सब जेल है, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, देखो लीगलिटी होता है, कानून का इंटरप्रिटेशन होता है। जब एक घर सब जेल बन गया तो सरकार को क्या करनी पड़ेगी, वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेंट देना होगा। क्यों, किसी के घर को जेल बनाया हो ना, अब वो रेंट पे करना होगा। ये है लीगलिटी, ये है तुम्हारा लॉ में लिखा गया है। तो क्या है, यही बोला गया है कि हाउएवर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ बिल्डिंग और हाउस एज अ सब जेल, कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू सच डिक्लेरेशन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ सम पॉलिटिकल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सब जेल्स। यदि ये क्रिमिनल मैनुअल्स का बात माना जाए तो उस हिसाब से तो ये सब जेल बन चुका है हाउस अरेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ कॉमनली नोन एज हाउस अरेस्ट, इसी को हाउस अरेस्ट कहते हैं। When a residential accommodation is declared as a sub jail, the state virtually acquires and takes over the property of its own purpose. इसका मतलब क्या है, कोई भी हाउस को जब आप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जेल हो गया या सब जेल हो गया, तो ये आपने ले लिया ज़मीन,
स्टेट ने ले लिया ज़मीन, जब आप स्टेट ले लिए हैं तो आपको रेंट देना होगा, ठीक है। वही बोला है द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंटाइटल टू रेंट और कंपनसेशन फॉर द यूज़ और ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हैं उसको एज आपको रेंट देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। बात समझे, ये लीगलिटी है क्रिमिनल मैनुअल में हाउस अरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर लगा सर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड, तो इसका मतलब यदि मुफ्ती महबूबा को यदि कैद किया गया है, उसे घर में ही कैद किया है, तो महबूबा को अलग से पैसा भी मिलना चाहिए। मुफ्ती को पैसा मिलेगा कि तो सरकार को पैसा देगा? अभी वो सरकार में थोड़ी है, वो तो अब एक नागरिक बन गई है, वही ना पैसा देगी सर, उसका घर अब जेल बन गया सर। सरकार देगी ना, जम्मू एंड कश्मीर का सरकार देगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यानी कि प्रेसिडेंट देगा। इसमें द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड मतलब क्या होता है? द ओनर इज टू रेंट, उसको रेंट मिलेगा फॉर द कंपनसेशन। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंटाइटल टू रेंट और इंटाइटल मतलब मिलना। अच्छा, ओनर ही को मिलेगा? हाँ, ओनर को मिलेगा, ओनर को मिलेगा ना। गधा, उसका सामान हम यूज़ कर रहे हैं, मेरा तुम ये यूज़ कर रहे हो तो क्या है, हमको दोगे ना। हाँ, ठीक है, समझे, सिंपल सी बात, फ्री में काहे दोगे, ये है लीगलिटी। अच्छा, ये तुमको इंटाइटल समझ में नहीं आया बात ना। एनीवे, मोर ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कि वहाँ पे क्या है। जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाते हैं, किसके थ्रू लगाते हैं? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू लगाते हैं। क्यों? पब्लिक के सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ये कदम, इसलिए उस एक्ट से, उस कानून से ये चीज़ हम लोग डिराइव करते हैं। देखो, पावर डिराइव किया था ना, कुछ देर पहले ही बात किए थे ना, आईपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से कैसे पावर डिराइव करके हम लोग सेक्शन 144 धारा लगा रहे हैं सीआरपीसी से, है ना। तो उसी तरह, उसी क्रम के हिसाब से देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाए हैं, ये कहाँ से पावर डिराइव किए हैं? पब्लिक सेफ्टी एक्ट से किए हैं। बिल्कुल वहाँ से करेंगे, जो लॉ में बना है कश्मीर का लॉ में, वहाँ से डिराइव किए हम। इट इज़ अ बेस्ड ऑन अ प्रोग्नोसिस फॉर अ फ्यूचर इवेंट्स ऑन अ बेसिस ऑफ पास्ट कंडक्ट। यदि पहले कोई गलत काम किए हो तो तुमको प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए किया जा रहा है कि ताकि फ्यूचर में तुम नहीं करो। यही बात हम बोले हैं टेररिस्ट का ग्रुप लेके, क्योंकि हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ के, वो कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दे ताकि अशांति आ जाए, अशांति आ जाएगा, फिर ब्लड सेट होगा। तो वही प्रोग्नोसिस मतलब क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर इवेंट्स कुछ गलत हो सकता है ना, कुछ अनसर्टिनिटी आ सकता है। और ये किससे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंडक्ट, जो बीता हुआ कल में क्या हुआ था हरकत, उसके बेसिस पे। Our constitution provides important procedural safeguards. Among them is the fundamental right to be communicated as soon as may be, the grounds on which the order has been made, and the earliest opportunity of making representative against the order. वही बोले कि हमारे भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि यदि इस तरह का चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो चाहे प्यूनिटिव डिटेंशन हो, तो आपको एक फोरम के साथ, एक ऑर्डर के साथ उसको करना होगा। ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाए या फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए, इसके लिए भी एक है। तो यही तो काउंटर व्यू दे रहा है ना क्रिटिक्स। आप यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन दिए हैं तो आपको देखना होगा ना वो चीज़ का, आप तो उसको छोड़ दिए 1 साल से, है ना। तो वही बोल रहा है, मैनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स हैव बीन चैलेंज थ्रू द हैपिस कॉर्पस पिटीशन। और बहुत सारे जो जेल में बने हैं ये लोग, हाउस अरेस्ट हुए हैं, ये चैलेंज किया गया है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। और हैपिस कॉर्पस के बारे में बताएंगे जब तुमको हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसका ये रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे चीज़ आ सकता है, को वारंटो आ सकता है, सैटरी आ सकता है, प्रोविजंस आ सकता है, और हैपिस कॉर्पस भी आ सकता है। ये एक ऐसा प्रोविज़न है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी भी कोई भी चीज़ को अपना दखल दे सकता है, उसमें उठा सकता है। जैसे प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि यदि कोई लोअर कोर्ट कोई फैसला सुनाने वाला है तो उसको रोक सकता है कि आप मत करो, इसका लीगलिटी टेस्ट होगा। तो उसी तरह एक हैपिस कॉर्पस भी होता है, को वारंटो भी होता है, ठीक है। ये टोटली हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया तुम लोग को? इन सेवरल केसेस द स्टेट डिनाइड दैट अ पर्सन वेर केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट। अब बहुत सारे केसेस में स्टेट कहती है कि नहीं, हाउस अरेस्ट नहीं किए, हालांकि हाउस अरेस्ट करते हैं, मगर नहीं करते। क्यों? हाउस अरेस्ट करिएगा तो वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा। यदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का दूसरे कंट्री में बात गया या फिर हमारे कंट्री में ही बात गया तो इसका नेगेटिव रिपरकशन होगा ना, इसलिए स्टेट डिनाई करता है कि हम किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये समझे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इतना कुछ बताया गया। दूसरा देखो पक्ष क्या कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन,
सेकंड क्या है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अभी जस्ट बताया कि किस तरह नेट खत्म है वहाँ पे, तो ये भी तो आपका देखो इन्फॉर्मेशन होना भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन होना होगा, तभी तो RTI एक्ट लेके आए हैं हम लोग। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट आता है। राइट टू हैव इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना। RTI फाइल करता है कि नहीं फाइल करता है? कोई यदि कहीं भी करप्शन हो रहा है तो RTI फाइल करके तुम उसका तो वही बोला है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखो पॉइंट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन माइट नॉट इट बी अ फंडामेंटल राइट बट इट इज सर्टेनली अ ह्यूमन राइट। ठीक है, राइट टू देखो इस पे विवाद है सुप्रीम कोर्ट का अभी भी। ठीक है, मैं फिर से अपने आप को करेक्ट कर दूँ, ये बोलने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये बार बार केसेस गया है कि क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हमेशा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हर समय इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए RTI एक्ट कांग्रेस के टाइम में आया था, मनमोहन जी की सरकार के टाइम में आया था, और ये इसने बहुत अच्छे रिपरकशन दिया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसमें बोला जा रहा है कि हालांकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मैं वर्ड को फिर से वापस लेता हूँ जहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट तुम लोग को बोला है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर ये ह्यूमन राइट जरूर है। ह्यूमन राइट जरूर है, मगर ये गारंटी देखना तुम आने वाले समय में, मेरा बोला हुआ चीज़ है, आने वाले 10 साल में देखना ये फंडामेंटल राइट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने फंडामेंटल राइट तुम लोग को अचानक बोल दिया है। और इस पे अभी नहीं, इस पे लगभग तुम्हारा 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है ये केसेस। अब बन जाएगा देखना। राइट टू प्राइवेसी नहीं था, वो भी बन गया, आर्टिकल 21 के अंदर आ गया है। तो देखो सेकंड वन देखो, फॉर द लास्ट 1 year द रेसिडेंट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ 4G इंटरनेट। यही बोले ना, 4G बेनिफिट है ही नहीं 4G इंटरनेट। 4G इंटरनेट ही तो चलता है ना ठीक से। 3G चलेगा आज के दौर में? 3G थोड़ा सा भी करो बफरिंग, जानते हो। रेसिडेंट्स को डिप्राइव्ड है, 4G इंटरनेट मिल ही नहीं रहा है। इट हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन, इससे केवल सिटीजन को इम्पैक्ट नहीं, इससे बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट है ना। होटल बुक करना है तो नेट चाहिए, खाना मंगवाना है तो नेट चाहिए। तो कितना इम्पैक्ट किया, सेवरल बिजनेस इम्पैक्ट किया है, सेवरल लाइफ का एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट किया है। जो है लर्निंग का विद्यार्थी के लिए वो भी इम्पैक्ट है। जानते हो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे, अब नहीं देख पाएगा बिल्कुल। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव डिफिकल्टी इन एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग देयर पेशेंट से वो जो मेडिकल फैसिलिटी देना है वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनकंट्रोल एक्सेस टू इंटरनेट कुड पोज अ सिक्योरिटी रिस्क थ्रू मिसयूज बाय टेररिस्ट एंड मिलिटेंट। हो सकता है इसका मिसयूज कर दे, मिलिटेंट ग्रुप्स और टेररिस्ट इसका मिसयूज भी कर दे। अनकंट्रोल एक्सेस टू इंटरनेट कुड पोज अ सिक्योरिटी रिस्क, इस सिक्योरिटी रिस्क भी दे सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए भी नेट जरूरी है। ये सिक्योरिटी एजेंसी भी यूज़ करता है इस चीज़ का। ठीक है, और मान लो कि जो सिक्योरिटी एजेंसी अपने लिए इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हो सकता है उसके ऊपर पोज कर दे, टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है हमला कर दे उस नेटवर्क को, यानी कि नहीं है तो वो भी दिक्कत है, और कुछ आदमी यूज़ कर रहा है तो वो भी दिक्कत है, और पूरा आ जाए तो वो भी दिक्कत है। ये बात समझना होगा तुम लोग को। आगे कुआं पीछे खाए ये वाला सिचुएशन है, तभी भी दिक्कत है, नहीं है तभी भी दिक्कत है। तो वही बोला अनकंट्रोल एक्सेस टू इंटरनेट, जो अनकंट्रोल है, अब कंट्रोल नहीं है एक्सेस, ये एक तरह से सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिसयूज हो सकता है। बट टुडेज टेक्नोलॉजी इज फार एडवांस दैट इट इज पॉसिबल टू ब्लॉक एक्सेस इवन इन लिमिटेड वे एंड वन क्लासिकल एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स हैव बीन सक्सेसफुली ब्लॉक्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में भी देखते हो कि इंटरनेट रहने के बाद भी कुछ साइट्स को तुम ब्लॉक कर सकते हो, जो कि इलीगल है, जो कि अनएथिकल है। तो हमारे इंडिया में किया है, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ से वर्डिक्ट आया था ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर कि बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। जब बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं तो आपको ये वेबसाइट वो करना होगा। बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, यूथ लोग बिगड़ रहे हैं, गलत चीज़ देख रहे हैं इंटरनेट पे। हिमाचल यही है तुम्हारा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, और ये आस्ते आस्ते पूरा इंडिया में अप्लाई हुआ है। ठीक है, बच्चे लोग जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, गलत चीज़ देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग क्या है, बच्चे लोग यदि देखेंगे तो उसका माइंड पे कितना गलत असर पड़ेगा, क्योंकि उसका एज क्या है, उसका एज अभी नर्चर स्टेज है। नर्चर स्टेज में यदि पॉजिटिव चीज़ आएगा तो पॉजिटिव सीखेगा, गलत चीज़ आएगा तो गलत चीज़ सीखेगा। हो सकता है उससे आने वाले समय में क्राइम बढ़े, है ना। क्राइम का जन्म देता है कि नहीं देता है। इतना बड़ा निर्भया कांड हो गया, इतना बड़ा भी इंडिया में कांड हो रहा है ना। तो एक तरह से नेगेटिव अप्रोच होगा। नेगेटिव जब अप्रोच होगा तो दिक्कत है कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इसलिए बंद किया गया था। इस पे बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ था, ठीक है ना।
अब देखो आप समझो दूसरा बात, 1 year of over tuning आर्टिकल 370 critics viewed in a nutshell डोमेस्टिक क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया इज सफर्ड। बोला है कि अब क्या बोला है कि जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल था कि डेमोक्रेसी बोलते थे कि सबको बराबर अधिकार है, ये अभी भी खतरे में है जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये सब राइट्स मिल ही नहीं रहा है, ना ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, नेट ही नहीं है वहाँ पे, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा कर रखे हैं आप, है ना। तो वही बोल रहा है कि अब इसमें डेटा दिया कि एटलीस्ट 2 डजन पॉलिटिशियन, देखो लगभग 24 से ज़्यादा वहाँ के पॉलिटिशियन जम्मू एंड कश्मीर के वो डिटेंशन में है, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के द्वारा बताए थे। सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स रिस्ट्रेन फ्रॉम मूविंग, बात बाहर नहीं जा सकते हैं, बात नहीं कर सकते किसी से, मीडिया से बात नहीं कर सकते, ये भी तो आप दिक्कत है। ड्यूबियस लेजिस्लेटिव रूट दैट द सेंटर टुक एंड द कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन द पॉपुलेशन कास्ट अ शैडो ऑन द इंडियन स्टैंडिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखने एक बहुत बड़ा दब्बा है कि आपके पास भारत में संविधान है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि पीपल के पास अधिकार ही नहीं है कम्युनिकेशंस के लिए, घूमने के लिए, लोग अपने घर के 4 दीवारी में पड़े हैं, तो कहाँ से आप बोलिएगा कि ये डेमोक्रेसी है। जुडिशरी जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट का हैज़ नॉट शोन एनी एलिक्रिटी टू सेटल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल क्वेश्चन रेज्ड बिफोर इट। जो भी क्वेश्चन, संवैधानिक क्वेश्चन, जो भी लीगलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सेटल कर ही नहीं रहे हैं ये लोग, हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सभी तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इसको तो सेटल कर देना चाहिए था। ये क्रिटिक्स अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि चाइनीज़ ने जो अभी एग्रेशन दिखाया लद्दाख में, एक यही रिजल्ट है कि आप एब्रोगेशन कर दिए। ये तो हम बोले थे पहले भी तुम लोग को। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सिचुएशन इफ़ इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ग्लोबल। यदि ये सही तरीका नहीं है, यदि इंडिया अपना ग्लोबल रेपुटेशन को रखना चाहता है तो इस तरह का बात हटना होगा, तभी तो अभी हम इसको जोड़ देते हैं। हालांकि अभी का ये एडिटोरियल है 6 अगस्त का। तो अब ये तुम बात समझो कि मनोज सिन्हा जी को भेजा गया है मुर्मू की जगह, है कि नहीं है? तुम लोग जान रहे हो कि नहीं जा रहे हो कि देश विदेश में क्या हो रहा है अभी। मनोज सिन्हा क्या है, सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं। उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अप्रोच है, पहले भी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत ही नामी आदमी हैं मनोज सिन्हा जो बने हैं। तो यही उनको इसलिए भेजा गया कि सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली खड़े करेंगे। वो जब लेजिस्लेटिव असेंबली खड़े करेंगे तो क्या स्टेट इम्पावर्ड हो जाएगा। इंडियन टेरिटोरी में भी तुम्हारा हो सकता है ये पार्लियामेंट वाला, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला के, जैसे कि तुम्हारा दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटोरी है, फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक लैंड या एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना देना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ का लोग सशक्त हो सकता है। बात समझे ना। तो अभी ये लोग को सशक्त करना है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग को सशक्त करना है। लद्दाख पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी रहेगा, मगर जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से लौटाना चाह रहा है ये लोग। इसलिए नहीं, अभी भी नहीं बोलना है। इसलिए क्या है, इसलिए तुम्हारा मनोज सिन्हा जी को वहाँ पर भेजा गया है कि ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली का रिकवरी वहाँ हो सके। और रिकवरी हो गया तो जो इतना दिक्कत हो रहा है कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। हाँ पूछो, आप पूछो तुम। तो सर अभी प्रेसिडेंट के अंडर में है सर? बिल्कुल प्रेसिडेंट के अंडर में है। बात समझे, ताकि सिटीजन्स का फेथ आ जाए कि हाँ चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हम है। ये कब होगा? जब लीडर्स, मनोज सिन्हा टाइप के लीडर्स आएंगे वहाँ पे और वो सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। समझ गए बात को? तो ये का एडिटोरियल खत्म हुआ। हाँ तो 3 एडिटोरियल का मिक्सचर तो लंबा नहीं होगा, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सीएम होगा, हाँ बिल्कुल। फिर भी जैसे कि तुम्हारा दिल्ली है, जैसे पदुचेरी है तुम्हारा, बिल्कुल है। लक्षद्वीप नहीं है। क्या बोले, यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे भारत में कितना है लेजिस्लेटिव असेंबली? अब कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है, दमन एंड दीव और नगर, तुम्हारा दमन एंड दीव और तुम्हारा ये दादरा और नगर हवेली को 1 कर दिया गया है। तो 5 था तो ये 4 हो गया है, 2 अभी बना है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो 6 हो गया। हाँ यूनियन टेरिटरी अभी 6 है भारत में। जब 6 है, 6 में क्या है, 2 ही यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अभी करेंट लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक जम्मू एंड एक दिल्ली है, एक पदुचेरी है। पदुचेरी में गवर्नर कौन है? तुम्हारा किरण बेदी है। चंडीगढ़ का भी तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का वो नहीं है, चंडीगढ़ में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है गधा, नहीं है। तो बोली तो रहे हैं ये चीज़, चंडीगढ़ भी एक आएगा ना जी। कितना यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत में? तो अब 6 हो गया ना। अरे तुम लोग को ये भी नहीं पता यूनियन टेरिटरी, रुको हम बताते हैं तुमको। हाँ तो देखो गधा लोग, देखो देखो इधर देखो, बीच में टोकना नहीं है, बात टोकना नहीं है। देखो दिल्ली, पदुचेरी, ये तुम्हारा दमन एंड दीव,
दादरा नगर हवेली पहले का बता रहा हूँ, ये किधर 4 हुआ, और एक क्या है लक्षद्वीप कहाँ से हो गया, एक तुम्हारा वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ बोले हम? ठीक से सुनती नहीं हो, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें चेंजेस क्या आया कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को 1 कर दिए, तो अब 4 हो गया ये, और 2 लेके आ गए ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 6 हो गया। पहले कितना था यूनियन टेरिटोरी? पहले शुरू में कितना था? 7 था कि 5 था? 7 था ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो अभी 5 नहीं हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। तो लक्षद्वीप भी है, और तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा अंडमान निकोबार भी होगा। हाँ ठीक है, भूल जाते हैं। तो क्या 5-7 हुआ ना पहले, अब कितना हो जाएगा? उस हिसाब से 7 हुआ तो उस हिसाब से 9 होना चाहिए, मगर अब 8 हो गया। अब 8 हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी माय मिस्टेक, अब 8 हुआ है, 5 नहीं है, 8 है। ये दोनों को भूल जा रहे थे। जैसे मैप बनाते हो इंडिया का, लक्षद्वीप और दमन, इसको नहीं रखते हो। ठीक है, हो गया, बताने वाली बात नहीं है, हो गया, करेक्ट हो चुका है, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 8 है, समझ गए बात को? अब समझो, इस 8 में केवल 2 ही जगह है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एक जगह हम प्रयास कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर है। समझे बात को? अब बोलो क्वेश्चन क्या है आप तुम्हारा? कुछ क्वेश्चन है? हो गया, ठीक है। देखो हम लोग ना गधा लोग हैं। गधा लोग इसलिए बोले कि जो मेन लैंड में रहते हैं ना, वो हमेशा से ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भूल जाते हैं जब भी। ठीक है, नहीं हम भी नहीं भूलते थे, अभी भूल गए हैं, ये अलग बात है। मैं कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी तुमको मैप दिखाने के लिए बोलेगा तो मैप ऐसे बना दोगे, लक्षद्वीप इसका नहीं बनाते हो, है ना। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है सबके तरफ से, और जो हम भी कर बैठे तो उसके लिए अपोलॉजी है मेरे तरफ से, ठीक है ना। जबकि देखोगे नीचे अंडमान एंड निकोबार में देखोगे तो ट्राइबल ग्रुप तो यहाँ भरा हुआ है, सिन्हाली बहुत सारा है यहाँ पे, सैम्पियंस है, बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप्स है। और यही 2018 में एक कांड हो गया था कि बाहर का फॉरेन नेशनल्स लोग आए थे और ट्राइबल लोग वहाँ पे मार दिया था उसको। इसे बहुत बड़ा लगभग 2-3 महीना तक एडिटोरियल में रहा था ये चीज़। 2018 की बात है, जब तुम 11 या 12 में तैयारी कर रहे थे, ठीक है। एनीवे समझ गए बात को? ओके, अब हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ, ठीक है। बताए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, बहुत दिक्कत में है। तो ये हिंदू का है, फटाफट खोल के देख लो। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फटाफट देखो कहाँ पे है, पेपर 3 में देखो, 8 नंबर में देखो खोल के। चलो सेम बाबू, जो पढ़े हो इकोनॉमिक्स तुम लोगों को मज़ा आएगा, जो शुरू से पढ़े हो इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ देखो रिलेट होगा, ठीक है। इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस, देखे हो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग बचाए हैं ना अपने इंडस्ट्रीज़ को, एफडीआई भी आने नहीं दिए, ताकि इससे क्या हुआ कि पीएसयूज बहुत पावरफुल हो गया था, परमिट लाइसेंस राज सब स्टार्ट हुआ था, है ना। ये सभी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आज पढ़ियो, वेरी गुड। अब पढ़ो इसका बेनिफिट देखो। अच्छी बात क्या है कि कोई भी टॉपिक कहीं से ही पढ़ोगे ना तुरंत करंट अफेयर से मैच कर जाएगा, कभी का कोई भी दिन का है। तुम हमको भड़का रहे हो यार, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा तो फिर भी हम तुमको भी या कर देंगे, ठीक है। देखो समझो, इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस थ्रू इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। जानते हो कि इंडिया ने फॉलो किया आज़ादी के बाद कि उसको इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाना है। इन्फेंट इंडस्ट्री में जो जस्ट नहीं गधा, जो अभी इंडस्ट्री जस्ट खड़ा हो रहा है, इन्फेंट मतलब शिशु इंडस्ट्री, शिशु, ठीक है, जो इन्फेंसी स्टेज में है अभी, ठीक है ना। तो जो अभी जो इंडस्ट्री पनप रहा है उसको बचाने के लिए हम पूरी तरह से वो कर दिए, बैरियर लगा दिए ताकि बाहर का वो नहीं दे। यदि बाहर हम एफडीआई लगा देते तो कंपटीशन में आता, ये गिर जाता, समझे। It led to the disappointing results that and the reason was industrial licensing reduced competition in the domestic market। मैं इससे दिक्कत क्या हुआ कि परमिट लाइसेंस राज आया, जब परमिट लाइसेंस राज आया तो कंपटीशन सह नहीं पाया,
तो मतलब कंपटीशन था ही नहीं। जब कंपटीशन मार्केट में नहीं होगा तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स उतना ढंग से नहीं मिलेगा। यही तुम MTNL का केस देख लो, पहले जो फ़ोन पे बात करते थे 2000 या 90 के दशक में, जो फ़ोन पे तुम बात करते थे 100 रुपये लग जाता था आधा घंटा बात करने में, है ना। अभी देखो फ्री में बात करते हो तुम लोग, 100 रुपये का तो तुम लोग 1 महीना में रिचार्ज करते हो। देखो, इंडिया टूक द व्यू दैट बीइंग अ लार्ज सब कॉन्टिनेंटल इकोनॉमी इट कुड अवॉइड इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। उस समय धारणा ये लिया गया था कि हम सब कॉन्टिनेंटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा लैंड है ना, इंडिया बहुत बड़ा लैंड है, एशिया का एक बहुत बड़ा लैंड है इंडिया। तो क्या है कि इट कुड अवॉइड, ये ग्लोबल इकोनॉमी को अवॉइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में पार्ट है, अपने आप में पार्ट है, तो अपने आप में ही, हाँ नहीं बोलना है बीच में, अपने आप ही वो समृद्ध कर सकता है इकोनॉमी को। बोलना होगा तो हाथ उठाना, रेज योर हैंड, नहीं तो मेरा टेम्पो खराब हो जाएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट बाय 1990 वी हैड अ ब्रॉड बेस्ड बट टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी लाइक दैट ऑफ सोवियत यूनियन। मगर क्या हुआ कि 90 के दशक तक आते आते क्या हुआ कि हम लोग ब्रॉड बेस्ड थे, हम लोग का जगह जगह पे सब कुछ था, मगर टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत ख़राब थे, ऑब्सोलीट थे। तो यही तो अब टाइम आ गया था 1991 का रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव का, तो पूरी तरह से खोल दिए। ब्रॉड बेस्ड मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में बहुत विकल्प है, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है। ठीक है। ब्रॉड बेस्ड मतलब बहुत बड़ा बड़ा जगह पे इंडस्ट्री था, मगर वो वर्ल्ड के लेवल पे नहीं था। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कुछ कुछ याद करो, देव फर्टिलाइजर में हम लोग मंगवाते थे, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, ऑयल मंगवाते थे, याद करो। हाँ, कैपिटल गुड्स मंगवाते थे। कैपिटल गुड्स तभी मंगवाएंगे जब हमारे पास इंडस्ट्री का जो उपचार हो, मतलब उसका ब्रॉड बेस्ड हो, तभी तो मंगा सकते हैं ना। समझ में आ रहा है सभी को? और ये समथिंग सोवियत यूनियन टाइप का था। सोवियत यूनियन का भी यही हाल था कि उसका वो टेक्नोलॉजी में शुरू में बहुत अच्छा रहा है, बाद में अंतिम में आने वक्त में 90 के दशक में आने वक्त क्या हुआ कि उसका भी टेक्नोलॉजी थोड़ा गड़बड़ हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट मतलब पुराना हो गया है। मगर तुमको टेक्नोलॉजी में हर समय तुमको अपग्रेड रहना होगा। मोबाइल भी तो नया चीज़ है, मगर उस समय का नोकिया वाला मोबाइल देखो और अभी का मोबाइल देखो, है कि नहीं, दोनों में अंतर है। और वो वाला मोबाइल चलाओगे तो अभी का टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह जाओगे तुम लोग, बात समझे। और फिर 1990 वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी सोवियत यूनियन टूट गया, USSR टूट गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है USSR टूटने में, समझे। मगर इंडिया का दृष्टिकोण से इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के बारे में समझो। लेट अस लुक एट व्हाट चाइना एंड साउथ कोरिया हैव डन। अब देखते हैं, तुम लोगों को चाइना के बारे में बताए थे कि चाइना क्या हुआ था, वो भी लिबरलाइजेशन हुआ था, एक टाइम में दोनों साथ थे, मगर कैसे वो राइज कर गया 2000 के बाद, ये सभी एडिटोरियल में बताए हैं। अब साउथ कोरिया का एक एक्सपीरियंस देखते हैं। देखो साउथ कोरिया ने कैसे अपने इंडस्ट्री को डेवलप किया। इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है साउथ कोरिया से। इंडस्ट्री अभी क्यों आर्टिकल लिखा है, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ही नहीं। मेक इन इंडिया हर समय बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा फेलियर है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। जिस हिसाब से रफ्तार से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से रफ्तार से बढ़ा नहीं, खाली ये टेलीविजन में खाली आया है और उसी में हम लोग गौरव गान करते हैं कि मोदी जी निकाल दिए, मगर होता कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। ठीक है, आते हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। देखो, कोरिया सपोर्टेड इट्स नेशनल कॉमर्स बाय कीपिंग इट्स डोमेस्टिक मार्केट इनिशियली क्लोज फॉर बोथ इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला कि कोरिया ने सपोर्ट किया अपने नेशनल के जो भी सेक्टर्स वाले लोग सब थे। नेशनल ये क्या है, कॉन्ग्लोमरेट्स मतलब है जो खर्चा करने वाले आदमी लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास सब लोग हैं, ये सब पे सपोर्ट किया। शुरू में क्या किया इसने, इंपोर्ट्स भी नहीं किया फाइनल गुड्स को, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। ये भी बचाया अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जैसे इंडिया ने बचाया है। ये भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को शुरू में बचाया है साउथ कोरिया भी, ताकि उसका प्राइवेट सेक्टर ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही बढ़ सके। बात समझे, सेम जैसे इंडिया में हुआ। मगर उसके बाद क्या हुआ, इट फैसिलिटेड ईजी इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। मगर उसके बाद क्या हुआ कि ये कैपिटल गुड्स मंगवा रहा था। क्यों? देखो, कैपिटल गुड्स यदि मशीन नहीं आया तो कैसे तुम्हारा बनेगा, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी टाइप्स एंड मिनिमल इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स सच एज कार्ड्स एंड कंज्यूमर अप्लायंसेज। क्या किया, ये बाहर जाओ, बाहर बात करो या बंद कर दो उसको, ठीक है। ओ अच्छा, बाहर ही बात करो, ठीक है। ये क्या है कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब क्या किया इसने, कैपिटल गुड्स मंगवा रहा है, मगर फिनिश गुड्स समझते हो, जो बन जाता है उस पर क्या करा, रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। वो अपने से बनाएगा। देखो चालाकी, देखो इन लोग का, ठीक है। जैसे कि कार्ड्स हो गए, कंज्यूमर अप्लायंसेस होंगे, ठीक है, ये अंदर डोमेस्टिकली बन रहा है, फाइन। एंड इट ऑल्सो आर्टिफिशियली डिप्रिसिएटेड इट्स करेंसी। और उससे क्या हुआ कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में ये जुड़ गया।
तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में कब जुड़ोगे? जब तुम्हारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा होगा। तो देख रहे हो किस तरह साउथ कोरिया इंडिया के तरह ही चला है, कितना बढ़िया से फिनिश प्रोडक्ट में आगे बढ़ा है। कैपिटल गुड्स इंडिया भी मंगवाता था, ये भी मंगवाया है, और आस्ते आस्ते कैपिटल गुड्स पे भी काम किया है ये लोग। कैपिटल गुड्स को भी बनाना शुरू कर दिया कंट्री में। अब फिनिश गुड्स तो पहले से ही बना रहा था, और आस्ते आस्ते ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम के साथ जुड़ा। और अभी हम बात करते हैं तो साउथ कोरिया का नाम यदि आता है तो तुम लोग के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सैमसंग। बात समझे? कितना चतुराई से, कितना चालाकी से, कितना सहज ढंग से किया गया है। तो ठीक है, इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म्स द प्रोड्यूसर हैड प्रोड्यूसर ओवर द कंज्यूमर। अब चाइनीज़ एक्सपीरियंस देखो, अब चाइनीज़ का एक्सपीरियंस देखो कैसे हुआ है। ये हो गया साउथ कोरिया का एक्सपीरियंस। चाइना लर्न फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस ऑफ रसिया। चाइना ने रसिया के साथ सीखा है। क्यों? रसिया क्या है, बोला था हम सोशलिस्ट क्लास है, सोशलिस्ट क्लास है तो पीएसयू को वैल्यू ज़्यादा दे देंगे प्राइवेट सेक्टर्स को, और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दे देंगे, और प्राइवेट को नहीं देंगे। प्राइवेट को नहीं देंगे तो दिक्कत क्या होगा? बाबू ध्यान रखो ना यार, क्या है तुम, व्हाट इज दिस मांग रहे हैं क्या? अच्छा इट्स फाइन, बात समझे, ध्यान रखो ना क्लास में। ये ट्रेडिशनल नहीं है, जानते हो ना, करंट अफेयर्स से एक फ्लो में चलता है। देखो तो ये बोले कि चाइना ने भी क्या किया, लर्न किया रसिया से। क्या लर्न किया ये मैं बता रहा हूँ कि क्या सीखा क्या है। तो सीखा ये है कि जानते हो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इधर से तुम्हारा कैपिटलिस्ट ब्लॉक में कौन है पावरफुल? यूएसए है, और इधर एशिया से यानी कि सोशलिस्ट से तुम्हारा कौन है? रसिया है। दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों झंडा लेके गया आगे। 1991 में क्या होता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, रसिया बन जाता है बड़ा कंट्री, और बाकी कंट्री टूट जाते हैं। अब ये क्या हुआ कि ये इसलिए भी टूटते हैं कि बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण ये भी है तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि इंडिया को भी बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि करप्शन नेपोटिज्म का बात करते थे हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो अब चाइना ने ये सीखा है कि पीएसयूज को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो दिक्कत है, तो इसलिए चाइना खाली विचारधारा कम्युनिस्ट है, अप्रोच इसका कैपिटलिस्ट है। ये बताए थे पहले भी, तुम लोग को बताए थे पहले भी, ये चीज़ समझ में आ रहा है तुमको? तो यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि ये चाइना यही चीज़ तुम्हारा रसिया से एक्सपीरियंस सीखा है, बैड एक्सपीरियंस, कि पीएसयूज को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। यदि मार्केट में वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो हमको कैपिटलिस्ट क्लास से ही सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि इंडिया अभी कर रहा है। तभी गैप बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, रिच और पुअर के बीच में, ये समझना होगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग हैड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, रसिया इज येट टू रिकवर इंडस्ट्रियली। यानी कि इंडस्ट्री कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो हमेशा से रहा है, तभी तो डिफेंस में अभी भी हम लोग 50% से अधिक मंगवाते हैं वहाँ से डिफेंस में, है कि नहीं है? बताए थे कैटसा लॉ के बारे में, सभी बताए थे, तुम लोग को याद करो। तो ये बात समझो कि कटिंग टेक्नोलॉजी, कटिंग इतना अच्छा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रसिया पूरी तरह से खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि वो जिस तरह डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। तो ये चाइना से सीख लिया, ये चाइना सीख लिया रसिया से, वो अप्लाई करेगा। देखो रसिया सपोर्टेड इट्स स्टेट इंटरप्राइजेस, नर्चर द न्यूली इमर्जिंग प्राइवेट वंस एंड इन्वाइटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन इट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताए थे, सागरमाला प्रोजेक्ट तुम लोग को बताए थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, याद होना चाहिए तुम लोग को। अब इसमें समझो कि जो रसिया से सीख के चाइना ने क्या किया कि अपने स्टेट इंटरप्राइजेस को, स्टेट में जो भी आदमी उद्योग करना चाहता है उसको सपोर्ट किया, नंबर 1। दूसरा लेबर इंडस्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब। मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है? जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है, तभी तो जो भुकभुकिया बॉल जो कहते हो कि दिवाली में, वो भुकभुकिया बॉल के पीछे लेबर का कितना वर्क है कि नहीं है? तभी तुमको 30-40 रुपये मिल जाता है। वही चीज़ इंडिया में बनेगा, कितना महंगा मिलेगा? तो कहने का मतलब जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट को खोल दिया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, साथ साथ क्या कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ इकोनॉमिक जोन में हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्षेत्र जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुंबई, सागरमाला प्रोजेक्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सभी बता चुके हैं ये सभी चीज़। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सब एरिया। चाइना ऑल्सो फॉलोड जॉइंट वेंचर विथ ग्लोबल फार्म्स यूजिंग द लेयर ऑफ इट्स लार्ज मार्केट। अब क्या बोला जा रहा है कि चाइना ने इतना ही नहीं, अपने साथ ही काम नहीं किया, बाहर ग्लोबल जाइंट के साथ भी वो किया, कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, ग्रुप में बना, हाँ एप्पल, ठीक है, बना, ताकि पता है कि ग्लोबल के साथ जुड़ेंगे, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन साथ जुड़ेंगे तभी वर्ल्ड पे कैप्चर कर सकते हैं। चाइना ने बखूबी किया है ये चीज़।
इट आल्सो केप्ट इट्स करेंसी डिप्रिसिएशन, बोले थे ना अपना करेंसी घटा रहा था। जब करेंसी कोई घटाता है तो उसको फायदा क्या होता है बाबू? फायदा होता है। देखो आ गया ना इकोनॉमिक्स का हूबहू वर्ड सब। और अभी यहाँ बताते तो कहाँ समझ में आता? तो स्टैटिक का यदि समझ हो तो करंट अफेयर्स का समझ और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो स्टेट फाइनेंस द टेक्निकल एजुकेशन। अब देखो कितना अच्छा बात है, ये तो गजब बात हो गया ना। चाइनीज़ को पढ़ा रहा है ना, विद्यार्थी को भेज रहा है, जापान भेज रहा है, यूएस भेज रहा है। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बोलना नहीं है, टोकने से पहले हाथ उठाना है, ठीक है। जितने भी वहाँ पे चाइनीज़ नेशनल बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से नया नया चीज़ लेके आ रहे हैं और चाइना में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, चाइना में प्रॉस्पर कर रहा है। हमारे इंडिया में ये चीज़ कमी है, बाहर जाते हैं लोग, बाहर ही सेटल हो जाते हैं, तो बाहर का जो इनोवेशंस आया बाहर ही रह जाता है। तभी तो नासा में हमारे इतने साइंटिस्ट है, और यदि वो नासा वाला साइंटिस्ट हमारे इसरो में आके काम करे तो इसरो तो बहुत अच्छा है, अभी भी और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन ब्रेन बहुत तगड़ा है इस सब चीज़ में। हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं बाबू, इसरो को ना वर्ल्ड वाइड ही बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, ये समझ लेना तुम लोग। कम खर्चा में चर्चा। हाँ, वेरी गुड। कम खर्चा में चर्चा हो जाता है, वेरी फाइन वर्ड। तो ये समझो कि स्टेट फाइनेंस द टेक्निकल एजुकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज इन द यूएस एंड यूरोप एंड गॉट देम टू रिटर्न टू वर्क इन चाइना। बोल दिए ये चीज़। Overall, China had the national goal of creating Chinese farm, which is in due course would become competitor first in the domestic market and then globally। देख रहे हो टिकटॉक, आस्ते आस्ते कोई भी चीज़ ऐप बनता है, आस्ते आस्ते डोमेस्टिक बनाता है, आस्ते आस्ते फिर वर्ल्ड पे कब्जा करता है। वो वही चीज़ बोला जा रहा है कि चाइना क्या है, नेशनल गोल क्या है कि चाइनीज़ फार्म्स बनाना, चाइनीज़ कंपनीज बनाना या ऐप बनाना, जो भी बनाना, ठीक है। और आस्ते आस्ते कंपिटिटर आएगा और पूरी तरह से फर्स्ट हो जाएगा और पहले डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित करेगा, फिर ग्लोबली करेगा। टिकटॉक देख लो ना, है ना। चाइना एंड इंडिया हैव यूजुअली द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूएस यूनिवर्सिटीज। देखो कितना बड़ा बात कर दिया, लगभग दोनों का एक ही है, मगर इंडिया का क्या दिक्कत है? विद द मेजर डिफरेंस बिटवीन बीइंग दैट द मोस्ट चाइनीज गो बैक वर्क फॉर चाइना व्हेयरएज मोस्ट इंडियंस स्टे बैक एंड वर्क फॉर द यूएस। पैसा के चक्कर में वही रह जाता है। समझ में आया? बात बोल चुके हैं चीज़। What happened in India post 1991? LBG। ये समझ गए ये क्या है? ये चीज़ क्या बताए थे हम तुमको कि 1991 जो इन्फेंसी स्टेज में था, इधर का साउथ कोरिया का और ये तुम्हारा चाइना का, तीनों का कंपेयर किए। अब फिर इंडिया पे लौटते और देखते कि इंडिया में 1991 के बाद क्या हुआ, जो कि तुम लोग जानते हो। तो वी एम्ब्रेस द पॉलिसी पैराडाइम ऑफ वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस मतलब क्या कि जो वहाँ का IMF वाला, हाँ, लिखने का तरीका देखते हो, देखते हो किस तरह इंटरप्रेट करना पड़ता है वाशिंगटन, क्योंकि वहाँ पे है, हाँ, कंसेंसस। वहाँ से हम लोग उसके तरफ, उस पॉलिसी की तरफ मूव करना। क्यों? क्योंकि बोला कि हम कर्ज देंगे मगर आपका मार्केट खोलना पड़ेगा, समझे। तो वाशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से हम लोग को अपना शिफ्ट करना पड़ा। ओपननेस टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी आर द मेन ट्रेड्स ऑफ वाशिंगटन कंसेंसस। यही है, स्टेट को खोलिए, स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा इकोनॉमी पे, कैपिटलिस्ट क्लास बना दीजिए, है ना, फ्री क्लास, फ्री मार्केट रेगुलेशन। द आइडिया इज द स्टेट वुड ट्राई एंड टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाबू लोग को बता चुके हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बता चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर ही चला था, है कि नहीं है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस। फिजिकल मतलब ब्रिज वगैरह बनना, रोड बनना, हाँ, पावर प्लांट बनना, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से पैसा डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगा हम लोग को, समझो। तो द आइडिया इज द स्टेट वुड ट्राई। अब स्टेट कहाँ पे ध्यान देगी? मार्केट पे ध्यान नहीं देगी, स्टेट ध्यान देगी कहाँ पे? फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड बिकम्स अ फैसिलिटेटर टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो, क्यों? एक अस्पताल अच्छा बनेगा तो ईज ऑफ डूइंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग मतलब क्या कि आप कितना वो कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कहाँ से बिजनेस होगा, है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? तुम्हारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। द रेस्ट वुड बी लेफ्ट टू द मार्केट फॉर। बाकी सब छोड़ तो चीज़ तुम मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट अपने ही डिसाइड कर लेगा और अपने हिसाब से वो चाहे प्याज का दाम हो, टमाटर का दाम हो, मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा। यही तो है फ्री मार्केट पॉलिसी। यदि गवर्नमेंट डिसाइड करना शुरू कर दिया तो मोनोपोली हो जाएगा। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑन पब्लिक सेक्टर फ्रंट इन 1991? PSUs पे क्या थॉट था? जानते हो कि PSUs की वजह से क्या हुआ है इस कंट्री में, है कि नहीं? करप्शन आ गया, नेपोटिज्म आ गया और तुम्हारा परमिट लाइसेंस राज आया जो कि पूरी तरह से इनएफिशिएंसी को बर्बाद कर दिया।
ये तो जानते हो कि जो कंपनी आना भी चाहता था उसको भी बर्बाद करके रख दिया था। और तुमको कंपेयर भी किए थे कैसे एक IAS और ज़्यादा पावरफुल था इंडस्ट्रियलिस्ट से, ये भी बता चुके हैं। अब ये समझो कि क्या थॉट प्रोसेसेस आना शुरू हो गया पब्लिक सेक्टर फ्रंट पे 1991 में। देखो, एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन वॉज व्हाट रिफॉर्मर्स हैव वांटेड बट द पॉलिटिकल लीडर्स हैज बीन कॉशियस। जो रिफॉर्मर्स थे, जो चाहते थे कि क्रांति आया भारत में 1991, वो चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। प्राइवेटाइजेशन मतलब वही है, जानते हो, LPG, L होगा तो P होगा, L और P दोनों होगा तो G होगा, है ना। तो ये चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन हो। प्राइवेटाइजेशन समझते हो ओनरशिप ट्रांसफर करना, वेरी गुड। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर्स हैज नॉट बीन सीरियसली अटेम्प्टेड, ग्रेजुअली दिस हैव बीन डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सम आर सो सिक दैट बाय नाउ एसेट सेल इज द ओनली वायबल ऑप्शन। बाद में क्या, PSC से इतना बर्बाद हो गया कि उसको बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ना। बताए थे ये सभी चीज़, तभी तो बड़े बड़े उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर देते, बेच देते हैं, जैसे तुम्हारा BSNL का था उसको, ठीक है। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ग्लोबली अनकम्पिटेटिव इकोनॉमी। लास्ट में घूम फिर के कहाँ पहुँचे कि ग्लोबली जितना हम लोग को कम्पिटेटिव रहना चाहिए उतना हम कम्पिटेटिव रहे ही नहीं, बहुत पीछे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में नहीं जुड़े हैं। अभी तक कभी भी कंपेरेटिव एडवांटेज का बात ही नहीं किया आता है। कंपेरेटिव एडवांटेज याद करो, बताए थे तुम लोग कभी, बोले थे कि उसी चीज़ पे ध्यान दो जिस चीज़ में आप बेस्ट है, और वो चीज़ मंगवाओ जो आपके पास है ही नहीं, बोले थे, तो उस पर फोकस करो। ये सब चीज़ क्या है, मिसिंग है हमारे इंडिया में। देखो, हाई रियल इंटरेस्ट रेट्स, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है ना। जाओगे तो पैसा लोगे बैंक में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में 1% से भी कम लगता है बहुत सारा। जापान में देखो और कम, उससे भी नेगेटिव में है, यानी कि तुम 10 रुपया लोगे ना बाबू, लौटाओगे तो केवल 8 रुपया लौटाओगे। बात समझे, क्योंकि पैसा उतना ज़्यादा है। एम्बेडेड टैक्स, कल बताए थे, टैक्स के ऊपर टैक्स, कैस्केडिंग टैक्स बताए थे, यही है बाबू, समझे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है टैक्स के ऊपर, तभी तो GST लेके आए। कल भी बताए थे GST का क्या फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला हमको 3 साल होने के बाद भी। थर्ड देखो, एन एसेट प्राइस बबल, लैंड का प्राइजेस बढ़ जा रहा है। अभी 1 लाख रुपया है, अभी 6 महीना बाद आए तो 10 लाख बन जा रहा है। व्हाट इज दिस? इतना अनसर्टेनिटी है। इतना अनसर्टेनिटी रहेगा तो कैसे कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट करके वो खरीदेगा उस चीज़ को, है ना। हाई एनर्जी कॉस्ट ड्यू टू द क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन बताए थे ना तुम लोग को कि जैसे कि तुम्हारा जनरल में जाते हो, गाड़ी में चढ़ते हो, जनरल का पैसा दे रहा है वो स्लीपर वाला क्लास का वो दे रहा है। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन होने से क्या होता है, ये भी दिक्कत होता है, इकोनॉमिक अनवाइबल हो गया। इसी का एग्जांपल देखो, तुम फर्स्ट क्लास में चढ़ोगे, बुगी में चढ़ोगे, वो तो तुम्हारा उससे भी महंगा है, एरोप्लेन से भी महंगा है। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से कितना दिक्कत हुआ। यदि जनरल में भी हम पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो इतना ये कॉस्ट बैरियर नहीं करता, इतना महंगा उसको पैसा टिकट का दाम नहीं लगता, समझो ये भी दिक्कत है। रेगुलेटरी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी समटाइम्स बाय द गवर्नमेंट एंड समटाइम्स बाय द कोर्ट्स। कोर्ट से भी दिक्कत होता है, एक ही कोर्ट को कितना लंबा पड़े। देख रहे थे जो हुआ था यहाँ पे कोस्टल जोन में, यहाँ पे दिक्कत हुआ था, केरला वाला केस बताए थे, फिशरमैन वाला बताए थे, वो इतना लंबित रहा 10-12 साल कि उसको लास्ट में हारना पड़ा हमको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, उसके बाद तुम्हारा CBC आके बोलता है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देना चाहिए। उससे दिमाग खराब हुआ यूरोपियन यूनियन का, बोला कि अरे बाप रे, हम मैरीन ऑफिसर को ये कैपिटल पनिशमेंट दे देगा तो दिक्कत है। याद करो, याद आ रहा है तुम लोग को ना, करंट अफेयर्स में ताल्लुक करना है हर एक चीज़ को, बात समझे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो काम है ना, वर्डिक्ट सुनाने का, या फिर गवर्नमेंट का जो एक्शंस है, या फिर जुडिशरी का जो वर्डिक्ट सुनाने, इतना कंट्री में इतना दिक्कत वाला बात है कि अनसर्टेनिटी रहता है इस कंट्री में। अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, कोई लोग जान ही नहीं रहा है, बीटेक करके निकल गया, कोई कुछ जान ही नहीं रहा है, बीटेक का उसको एक इलेक्ट्रॉनिक्स तक ठीक करने नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस? ये सभी अनस्किल्ड है, ये सभी प्रॉब्लम इंडिया ये रह गया, मतलब इंडिया में इतना दिक्कत है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या दिक्कत है, तो इस दिक्कत में ये भी बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। द अबव मेंशन्ड एस्पेक्ट आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। और ये सभी फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। स्किल नहीं है, लैंड का दाम बढ़ रहा है, एसेट बबल हो रहा है, समझे। पैराडाइम शिफ्ट इज नीडेड, इसलिए जरूरी है कि रेडिकल शिफ्ट आना चाहिए यदि हमको सच में ही बहुत अच्छा करना है इंडस्ट्री को, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पॉलिसी पैकेज को ठीक से डिजाइन करिए और की इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से पॉलिसी एंड प्रोग्राम लेके आइए। जैसे MSME को बहुत प्रभावित करिए, क्या कि MSME से डायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है,
लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स प्रायोरिटी होना चाहिए, उसको ज़्यादा बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेबर जितना हम बोले ना, देश को रईस बनाना है, सही करना है, तो गरीब को सही बना दो, लेबर को सही बना दो, ताकि नीचे से पैसा उठेगा तो सब पे पहुँचेगा। दूसरा देखो, कंसेशनल रेट्स फॉर लीजिंग लैंड्स, प्रोविजन ऑफ चीपर एनर्जी आर सम ऑफ द ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस ये है कि आप एनर्जी फ्री दे दो, कोई भी इंडस्ट्रीज को खड़ा करना है तो। ये नहीं एग्रीकल्चर में बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में तो हम लोग एनर्जी दे के बर्बाद कर दिए हैं, उससे वाटर टेबुलेशन कम हो गया, ग्राउंड वाटर घट रहा है, डिप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिप्लीट कर गया है। ये बोला है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बात चल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ में आप बहुत सारा कंसेशन दे सकते हैं, जैसे एंजल टैक्स इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, शुरू में आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। इसके लिए स्टार्टअप वगैरह प्रोग्राम लाया गया कि नहीं लाया गया इंडिया की तरफ से, मगर फिर भी वो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर कॉमन फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए, टेस्टिंग के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सभी चीज़ होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उस चीज़ में जा सकते हैं। और इसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है इकोनॉमिक्स में, बात समझे ना? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब। सेलेक्टिव गवर्नमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एरियाज वेयर द रिस्क परसेप्शन इज टू हाई लाइक चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी थॉट ऑफ। बोला है कि कुछ ऐसा एरिया जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग, पता है ना, चिप बहुत ज़्यादा बाहर से बन के आता है, चाइना से स्पेशली, बहुत सारे कंट्रीज से। ये सब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्पेशली ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहिए हम लोग को। पैकेज, ठीक है, आइडेंटिफाई करके सेक्टर्स को करके वो पैकेज देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पावर्स, बैटरीज ऑफ कार, ग्रिड स्टोरेज, ये सभी चीज़ है जिसको हमको प्रभावित करके हम इकोनॉमी को बदल सकते हैं। ठीक है, फाइनल शब्द क्या है? फाइनल शब्द यही है कि स्पेंडिंग स्केर्स फिजिकल रिसोर्सेज और गेटिंग द कंज्यूमर टू पे मोर वुड बी वर्थवाइल ओनली इफ द मेजर ब्रेक थ्रू इज अ टारगेट और सब ऑप्टिमल एफर्ट इज अवॉइडेबल। क्या बोल रहा है कि आपको फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको सही जगह को, सही एरियाज़ को चुन के, सेक्टर्स को चुन के खर्च करना चाहिए। ये है एसेंस इसका मतलब। ठीक है, ये नहीं कि अननेसेसरी नहीं। हमारे इंडिया में क्या है कि इलेक्शंस के लिए भी झूठ मूठ का कुछ चीज़ बनवा देते हैं और उस पर वोट ले लेते हैं, ऐसा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आपको की इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करना होगा, उसके हिसाब से काम करने होंगे। द नीड्स बेटर क्लोज डोर एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग विद द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से बात करना होगा, डायलॉग करना होगा गवर्नमेंट को। फिर इंडस्ट्री साथ साथ एकेडमिया इंटरेक्शन भी होना चाहिए, जो कि यूएस में प्रेजेंट है ना। एक इंडस्ट्री आईआईटी से बात कर रहा है, तो आईआईटी क्या उसको इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहा है, इंडस्ट्री क्या उसको पैसा दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत है, जो कि यूनिवर्सिटी में मिलेगा तुमको, है कि नहीं है? यूनिवर्सिटी में क्या है? यूनिवर्सिटी किस लिए बनता है बाबू? इसलिए तो बनता है कि एक सिंपल आइडियाज़ को बहुत बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए। और दूसरा क्या है? देयर शुड बी एंड डेट फॉर द सपोर्ट पैकेज सो दैट सक्सेस में बी मेजर। और सपोर्ट ये नहीं कि खाली सपोर्ट करते रहे, एक बार आपको सपोर्ट खत्म कर देना होगा, क्योंकि आप हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा तो पीएसयू वाला हाल हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और एक समय में आकर वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। तो बात समझे, एसेंस क्या हुआ कि यदि हमको इंडस्ट्री को बढ़ाना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बदलना है, तो बहुत सारे क्षेत्र में हमको डेवलपमेंट लाना होगा। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग को डेवलपमेंट लाना होगा। लास्ट वन है, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, 4 अगस्त को आया था। ठीक है, हेल्थ ऑन द गो, तो ये देखो सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस का पार्ट है, फटाफट ले लो हाथ में। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। फटाफट देख लो कि बस हम 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, फटाफट, टोकना नहीं कोई बीच में। बताओ कितना नंबर है? मिला सबको? कितना नंबर है? 30 नंबर। ओके फाइन, देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो यही बोला कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, लॉन्च करेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त को बाबू, ठीक है, 6 दिन बाद लॉन्च करेगा ये चीज़ को। और ये क्या बोला है कि इससे क्या होगा कि पेशेंट्स के पास हेल्थ आईडी होंगे और मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, अब तुम लोग कोई टोकना नहीं है, बस समझो ये सब चीज़ के बारे में बात हुआ है। ठीक है, तो सभी पेशेंट्स के पास क्या एक यूनिक हेल्थ आईडीज होंगे और मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। दिस विल बी स्टोर्ड इन इंटरऑपरेबल डिजिटल फॉर्मेट। इंटरऑपरेबल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। ये याद करो, ये चीज़ हम लोग इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़े थे। इंडिया और यूएस का जब हुआ था, गठबंधन हुआ था डिफेंस में, बताए थे बहुत सारा चीज़ डिफेंस के बारे में। तो इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बात किए थे, जहाँ पे क्या है कि ट्रांसफ़र होना। जैसे मान लो कोई भी चीज़ हो रहा है तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को।
तो जैसे एक क्लिनिक में बात की है तो वो चीज़ ट्रांसफर होकर दूसरे क्लिनिक में चला गया, इसी को बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट्स में। तो डिजिटल फॉर्मेट्स में ट्रांसफर करना बहुत आसान है ना, है कि नहीं? एक मेल भेज दिया, वो मेल फिर कहीं चला गया, दैट्स इट। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रैक्टिस? अभी प्रैक्टिस क्या है? जैसे कोमल ने आज पॉइंट आउट किया है, तो अभी देख लो कोमल, हूबहू तुम्हारा ही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो देखो, वी हैव टू कैरी वेटी मेडिकल रिकॉर्ड्स, बड़ा बड़ा रद्दी लेके जाते हो तुम मेडिकल पर, ये फलना से किए, चिलना से किए, देखिए आप, वो बोला चिलना मिलना से किए, अब हमसे भी करिए, और फिर बाद में बोलोगे चिलना से किए, अब ढिलना से भी किए। तो बात समझ लो, ये तरह का जो क्रोनोलॉजी है, ये चिलना ढिलना ये बढ़ रहा है, और ये जब बढ़ रहा है तो पैसा का भी बर्डन बढ़ रहा है, और ये वाला चीज़ हटाने के लिए डिजिटल फॉर्मेट बेस्ट हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि अभी कहीं पे भी जाते हैं तो वेटली मेडिकल रिकॉर्ड्स होता है, ज़्यादा रखना पड़ता है। When we switch over from one hospital to other hospital for expert advice, sometimes they do not care about existing records. जो है आपके पास उसके बारे में मैटर ही नहीं करते हैं। हाँ, जैसे कि कॉमन पॉइंट आउट किया है कि नहीं किया आज क्लास में, कि फिर से आपको करना होगा। वही बोले, मोर एवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पोर पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में भी रखते हैं तो पोर तरह से रखता है। हॉस्पिटल में भी मान लो कि पहले तुम विजिट किए हो आप, फिर तुमको वो देखना है तो वो भी ठीक से नहीं रखेगा, रद्दी बन जाता है। Now as the hospital are integrated with their own diagnostic, they are not giving value for the diagnostic report from other diagnostics. दूसरी जगह जांच चेक करके लाया, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, बोलता है कि हमारे क्लिनिक से आप करो, क्योंकि उसको पैसा हटना है वहाँ से। बात समझे? What will happen because of NDHM, ये जो तुम्हारा नेशनल, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इससे क्या होगा? We can walk into any healthy facility without carrying medical records. मेडिकल रिकॉर्ड्स कैरी करने के लिए नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में है, वो देख लेगा फला फला नाम है, देखिए उसको मिल जाएगा हॉस्पिटल में। ऑन वन माउस क्लिक डॉक्टर कैन इजीली एसेस पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, मिल जाएगा उसको। इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हुआ है तो सक्सेसफुली वहाँ पे मिल जाएगा। द इंटरऑपरेबिलिटी फीचर इज ऑल्सो मनी सेवर, पैसा बचाएगा तुम्हारा, है कि नहीं है? बेनिफिट्स इन अ नटसेल, देखो इसे बेनिफिट क्या मिलेगा ये समझना है तो तुम्हारा NDHD डेटाबेस है, ये डेटाबेस होगा क्या, इम्प्रूव डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर देगा। एक ही डेटा होगा, डेटा से तुम्हारा क्या डायग्नोसिस डेटा से होता है कि नहीं होता है? डेटा इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब 1+1 ये मत देखो, डेटा इज इन्फॉर्मेशन है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा। दूसरा क्या है? इट कैन बेटर क्रोनिकल मॉर्बिडिटी ऑनसेट फॉर द बेटर लाइफ। अब ये तुमको एक सही रास्ता दिखा सकता है, कौन सा इलाज क्या सही रहेगा तुम्हारे लिए, इसका ये एसेंस है, ये इसका मतलब ये है, कौन सा करोगे तो सही रहेगा। इट कैन बी बेटर क्रोनिकल मॉर्बिडिटी ऑनसेट फॉर लेटर डे रिक्वायरमेंट, जो चाहिए तुमको बाद में। स्टडी एंड रिसर्च ट्रीटमेंट आउटकम्स बिकम्स ईजी, रिसर्च करना आसान हो जाएगा, ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। कंट्री कैन मॉनिटर वेज इफेक्टिव डिजीज सर्वेलेंस, जो भी डिजीज हो रहा है उसको ठीक से मॉनिटर कर पाएगा कि फलना जगह पे कितना कैंसर का पेशेंट है, क्योंकि रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, है कि नहीं है? तो फलना जगह यदि कैंसर का ज़्यादा है तो वहाँ पे आप उस तरह का स्कीम लेके आइए। यानी गवर्नमेंट के लिए भी कितना अच्छा चीज़ है ये, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए भी कितना अच्छा चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। जैसे कोविड के लिए होता तो कोविड के लिए पता चलता कि बेगूसराय फलना हेडक्वार्टर में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप काम करिए। इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर गेटिंग ड्रग एफिकेसी, ड्रग कितना काम कर रहा है तुम्हारा, दवाई कितना काम कर रहा है, वही पता चल जाएगा इसमें, है कि नहीं है? द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी तुम्हारा लगा सकते हो, डिजिटल है, वही इंडस्ट्री 4.0 डायरेक्ट जोड़ दिया। बताओ, जो क्वेश्चन दिए थे वही डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं एक साथ में, दैट इज ऑल अबाउट योर क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम तुमको बताएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर 4 का पेपर 3 का, तब क्लाउड कंप्यूटिंग बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। मैं यही समझो कि ये इंडस्ट्री 4.1 का पार्ट है, जैसे ड्राइवरलेस कार पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। हाउ द AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी यूजफुल, कैसे यूजफुल होगा, यही तुम लोग को आंसर देना था उस समय जो क्वेश्चन पूछे थे। देखो नंबर 1 देखो, दे विल बी इमेंसली बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट ऑल्सो फॉर डेटा एनालिटिक्स। ट्रीटमेंट के लिए तो हो ही गया कि ट्रांसफर हो गया आपका, बट डेटा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को इंटरप्रेट करना, कहाँ से ज़्यादा कैंसर आया, क्या करे, कौन सा दवाई लगा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है पहले समझो। हम डेटा दे दिए, अब जब हम डेटा देते हैं ना तो वो अपने आप ही कंप्यूटर या अपने आप ही वो डिजिटल सिस्टम तय कर लेता है कि आपको ये दवाई खाना चाहिए, अपने आप ही वो प्रिडिक्ट कर या आपको ये डायग्नोसिस चाहिए, हाँ समझे ना, तो अपने आप ही तुमको आउटपुट दे देगा। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि तुम्हारा वो डेटा से प्रिडिक्ट कर लेता है कि तुमको फ्यूचर क्या करना चाहिए, समझे? तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स होगा और ट्रीटमेंट भी होगा। वी विल रीच अ सिचुएशन व्हेन द डेटा ऑफ अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI डायरेक्टली फेड इनटू द क्लाउड एंड इट मे इंस्टेंटली गिव वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स। क्लाउड मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन रखना बोले, डेटा का बैंक बनाना। तो डेटा का जब बैंक बना रहे हो तो क्या है,
तुम्हारा अल्ट्रासाउंड के बारे में पता चल रहा है, एक सिटी स्कैन के बारे में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में पता चल रहा है, एमआरआई के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, ये क्लाउड में फिट हो गया और ये हेल्थ इंडिकेटर्स दे सकता है। तुम बोल सकते हो कि अच्छा बेगूसराय का बकरी वाला जिला पे अल्ट्रासाउंड इतना इतना होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिजिटली है, तो अल्ट्रासाउंड इतना होता है तो एक काम करिए अल्ट्रासाउंड वाला मशीन वहाँ पे भेज दीजिए, ज़्यादा सरकार के लिए फ़ायदा। प्राइवेसी का हनन नहीं होगा। प्राइवेसी का हनन कैसे होगा? नहीं, प्राइवेसी का भी हनन हो सकता है। ठीक है, सुनो, हो सकता है, मगर ये चीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बकरी वाला कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसमें क्या प्राइवेसी होगा? मैं तुम सही पॉइंट आउट कर रहे हो, ये ऑथर भी पॉइंट आउट करेगा थोड़ी देर में, देखो बिल्कुल। सच हेल्थ केयर इन दिमाग काम नहीं करता बाबू, अभी ध्यान दो तो और दिमाग काम करेगा। सच हेल्थ केयर इंटरवेंशन विल बी यूजफुल नॉट ओनली इन रूरल इंडिया बट ऑल्सो इन अर्बन एरिया। बोला है कि केवल शहरी वाला भारत नहीं, गांव वाला भी भारत ठीक हो जाएगा। तभी तो बकरी का एग्जांपल ले रहे हैं बार बार, है ना, हर जगह इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सिंपल टर्म्स बोले ना तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, एनालिटिक्स विल हेल्प गवर्नमेंट टू कीप टैब्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। यही तो बोल रहे हैं चिक के तुम लोग को कि डॉक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट का क्या परफॉर्मेंस है, हॉस्पिटल का क्या परफॉर्मेंस है, सभी कुछ पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस हिसाब से एक्शन लेगी। ठीक है, इन फ्यूचर NDHM कैन ऑल्सो कलेक्ट एन एरे ऑफ रियल डेट टाइम डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिटीजन थ्रू द स्मार्टफोन एंड इन्फॉर्मेशन। तुम्हारा मोबाइल से तुमको फीडबैक लिया जा सकता है। हाँ, जैसे कोविड-19 के लिए बना है तुम्हारा आरोग्य सेतु, आने वाले समय में ऐसा सब चीज़ के लिए बने, है ना, कितना बढ़िया बात है। चैलेंजेस एंड रिमीडियल एक्शन, क्या चैलेंजेस है? जैसे कि पॉइंट आउट किया देव ने, बहुत क्लासिकल पॉइंट आउट किया है। और रिमीडियल एक्शंस, इसके बचने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो देखो, प्राइवेसी इज द बिग चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज है। क्यों? देखो कैसे चैलेंज है, जो डेटा हम दिए हैं, मेरे नाम के बारे में सब कुछ आ गया है। अब होता क्या है, देखो अब समझो, यहाँ पे तुमको डेटा कैसे सोचोगे, इसमें अब तुमको एक अलग एंगल सोचना पड़ेगा। देखो जैसे हम बीमार हो गए, मेरा मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ पे चला गया, वहाँ पे डिजिटल जाइंट्स जरूर होंगे, जैसे एप्पल वगैरह होते तो वहाँ पे भी कुछ तो होंगे जिसके पास रिकॉर्ड सब कुछ है। और यदि वो मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकता है, और बार बार हमको मैसेज आया कि आपको डायबिटीज़ है, आप एक काम करिए पतंजलि का ये खाइए, क्योंकि पतंजलि को पैसा मिल रहा है, उधर पतंजलि पैसा दे रही है उसको। और ये पता कर लेगा कि तुम मिडिल इनकम ग्रुप से हो या तुम गरीब तबका। अमीर के लिए बोलेगा कि आप पतंजलि से नहीं खाओ, दूसरे कंपनी से खाओ, और गरीब आदमी को बोलेगा कि आप पतंजलि से खाओ, क्योंकि आपको मात्र 250 रुपये लगेगा, और उसको बोलेगा कि आपको 2.5 लाख लगेगा। यानी कि समझो कि कंज्यूमर जो बोलते हैं ना, स्विगी वाला जो काम करता है, स्विगी मंगवाता है ना, एगो पिज्जा तुम ऑर्डर कर दो, उससे अगला बार खुद ही आ जाएगा। बताओ, दिल्ली में 2 साल पहले हम ऑर्डर किए थे, अभी भी मैसेज आता है। तो बात समझ रहे हो तुम लोग, है ना? हाँ, समझ गए, कंज्यूमर थे तुम लोग, समझते रहे, ये प्राइवेसी का हनन है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हनन होगा, बात समझो आप। प्राइवेसी इज द बिगेस्ट चैलेंज, इंटीग्रेटिंग ग्लोबलाइज्ड प्राइवेट टेक प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनटू अ नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ रियल चैलेंज। यानी कि डिजिटल जाइंट जो जुड़ेंगे, वही बोल रहा है, डिजिटल जाइंट्स को किस तरह बोला गया है, ग्लोबलाइज्ड प्राइवेट टेक प्रोडक्ट्स। तो डिजिटल जाइंट जुड़ेंगे, डिजिटल जाइंट्स एडवर्टाइजिंग ग्रुप से जुड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग ग्रुप क्या, दवाई का प्रोडक्ट वाला, बात समझ गए? ये जुड़ेंगे, इससे मिसयूज होगा। ओनरशिप ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड मस्ट वेस्ट टू द पेशेंट एंड शुड बी एसेस्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर और इंश्योरेंस कंपनी थ्रू द इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लाइक OTPs और बायोमेट्रिक्स। यानी कि जो तुम्हारा डेटा रहेगा, बस किसी को ही अधिकार होना चाहिए उस चीज़ को देखने के लिए। जैसे डॉक्टर्स हो गए जो उससे रिलेटेड है, तो उसी को देखने को मिलना चाहिए, या इंश्योरेंस कंपनीज को मिलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा जब तक हेल्थ नहीं जानेगा तब तक काहे तुमको इंश्योरेंस देगा कोई। मैं इंश्योरेंस कंपनी जान लिया तो उसको मिसयूज भी नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रोडक्ट के लिए, बात समझे? और इसके थ्रू क्या सबसे सेफ साइड क्या, OTP आ जाएगा तुम्हारे मोबाइल पे। अच्छा ऑप्शन है ना, सबसे सेफ ऑप्शन है। ओनली एनोनाइज्ड डेटा ओवर द क्लाउड मस्ट बी अवेलेबल टू द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बायोटेक कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल। एनोनाइज्ड मतलब क्या, डेटा जिस पे नाम नहीं है किसी का, फलना फलना नीतीश, फलना फलना कोमल, फलना फलना देव, इस तरह का नाम नहीं है। ये नाम नहीं, इसी बोलते हैं एनोनाइज्ड, मतलब किसी का नाम नहीं है। इस तरह का डेटा तुम दे सकते हो रिसर्च के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ पे वो रिसर्च करे और पता करे कि इतना इतना पॉपुलेशन में इतना इतना दिक्कत है, मगर बिना नाम का, बिना पते का। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा डेटा ब्रीच लगता है कि तुम्हारा प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये प्राइवेसी हनन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा ये चीज़। तो समझ रहे हो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, तो तुमको सोल्यूशन भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। नीड ऑफ द आवर, मगर ज़रूरत क्या है, ये चलो ठीक है, मगर अभी ज़रूरत क्या है, लास्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लास्ट है
कि मैं ज़रूरत क्या है इन दिनों की, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा चीज़ आ रहा है। तो देखो नंबर 1, हेल्थ इन इंडिया इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे एजुकेशन तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट में है कि जहाँ पे सेंटर भी बना सकती है, जहाँ पे वो भी बना सकती है। मैं हेल्थ क्या स्टेट सब्जेक्ट है, तो कहने का मतलब है कि सेंटर इतना प्रयास कर रही है, प्रयास विफल हो सकता है जब तक स्टेट नहीं आए, क्योंकि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तभी तो कोविड-19 में कितना यहाँ की जो अभी सरकार है उसके ऊपर वो लालचन लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि हेल्थ क्या है तुम्हारा स्टेट सब्जेक्ट है संविधान में। अभी देखो ये समझो, पूछना जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो 60% है, समझते हो? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कहने का मतलब कि तुम्हारे जेब में जो पैसा है, ठीक है, यदि मान लो कि तुम कहीं अपना दिखा रहे हो अस्पताल में जाके, तो अस्पताल में जो दिखा रहे हो तो तुम्हारा 60 रुपया तुम्हारा लग रहा है और 40 रुपया में सरकार का भी लग सकता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी का भी लग सकता है। पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। अब देखो यहाँ से फिर पॉवर्टी ट्रैप में आ जाता है, यानी गरीब आदमी है वो जाएगा और अपना 60% अपना जो भी पैसा दे रहा है वहाँ पे, तो उसके पास पैसा कुछ है ही नहीं, वो तो पैसा इनफैक्ट उधार मांग के अपना देखभाल करा रहा है, वो तो और पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उस पर हेल्थ केयर पे, ये घटना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि 60% ह्यूमन बींग के पेशेंट के थ्रू आ रहा है, वो कम से कम 20% या 30% आना चाहिए, और 70% या तो सरकार की तरफ से आना चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आना चाहिए। यदि हम बस 20 ही अपना कंट्रीब्यूट करते, 20 रुपया नहीं बोल रहे, 20%, बाकी 80% दूसरे जगह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम पॉवर्टी ट्रैप में नहीं जा पाएंगे यदि हम गरीब है तो। अमीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और हूबहू यही चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम है, तो इससे क्या होता है, गरीबी नहीं होता वहाँ पे। तो बात समझ रहे हो ना, इस पर बहुत इसको मीनिंग है, इसका मीनिंग है, ये मीनिंग सब लिखना है मेंस में, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि गेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, देखो सेकंड देखो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्टिल अकाउंट्स फॉर अराउंड 60% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, और 40% क्या होगा हेल्थ इंश्योरेंस से, गवर्नमेंट के साइड से आएंगे। देखो गेटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स ऑन बोर्ड विल क्विकली स्केल ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद वॉलंटरी सिटीज इनरोलमेंट। तो बोला वही स्टेट गवर्नमेंट आना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहिए, तभी जाके ये हालत सुधरेगा हेल्थ केयर सिस्टम का। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तभी तो बेटर लेके आएंगे ना, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन देख लो तुम, एजुकेशन में क्या है, सरकारी स्कूल बेकार है, अब थोड़ा वो प्राइवेट आके थोड़ा सा वो कर रहा है, हालांकि प्राइवेट भी मोनोपोली कर रहा है इस चीज़ को लेकर, फीस को लेकर। देखो चौथा देखो, मोरेवर डिजिटलाइजेशन इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एडवोकेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स, नर्सेस। बोला है कि ये नहीं खाली डिजिटलाइजेशन कर दीजिए तो हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद काम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, झूठ मूठ का भूख रहे हैं डिजिटलाइजेशन तो कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो ना, हॉस्पिटल ही नहीं है तुम्हारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, नर्सेस ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो कहा था डिजिटलाइजेशन। यानी कि जो मोदी जी जो 15 अगस्त को अनवील करने वाले हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये जो सपना हम देख रहे हैं ये सपना पूरा हो पाएगा, समझे। लास्ट वन, फाइनली सिग्निफिकेंट जंप इन द पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम द, देखो अभी कितना जीडीपी का मात्र 1.6% खर्च करते हैं, ये कम से कम 3 से 4% खर्च होना चाहिए, तभी जाके जो सपना है उस सपना को पूरा कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स।